गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सुरेंद्र मदान फ्रॉम एनपीएस स्कूल। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एनपीएस नोहियावाड़ी। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 10th का टॉपिक है मनी एंड क्रेडिट, मुद्रा और साख। पिछली जो वीडियो मैंने बनाई थी तो उस वीडियो के अंदर काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स आए मेरे पास। तो बच्चों ने बोला कि जी इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, हिंदी में भी थोड़ा सा करवा दीजिए। इसीलिए आज मैंने कोशिश करूँगा कि दोनों ही मीडियम में हो, इसीलिए आज का ये टॉपिक जो है मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मनी एंड क्रेडिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आपको पता होगा कि मनी क्या होती है, मुद्रा जो है वो क्या होती है, रुपया पैसा क्या होता है, ये वर्किंग किस तरह से करता है, तो उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा आपको। ए मीडियम टू एक्सचेंज द थिंग्स, मनी क्या होता है? वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए एक माध्यम का काम करता है। आपने कभी कल्पना की है कि बिना रुपए पैसे के किस तरह से काम चल सकता है? कभी सोचा आपने कि बिना रुपए पैसे के किस तरह से वर्किंग हो सकती है? आज के टाइम में आपको पता होगा कि मनी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हर आदमी, हर इंसान जो है वो मनी के पीछे, पैसे के पीछे जो है वो भाग रहा है। लेकिन कभी आपने सोचा कि अगर मनी होती ही नहीं तो किस तरह से वर्किंग होती, लोग किस तरह से अपना गुजारा करते? वो भी एक टाइम था जब मनी नहीं होती थी, तब लोग कैसे काम चलाते थे, किस तरह से वर्किंग करते थे, उसके बारे में आज मैं बताऊंगा आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि मनी क्या होती है। मनी यानी मुद्रा क्या होती है? तो मनी जो है वो क्या होता है? मीडियम टू एक्सचेंज द थिंग्स, वस्तुओं के आदान प्रदान करने को एक माध्यम होता है जिसको हम मनी कह सकते हैं। बिना मनी के हम जो होते हैं चीजों को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान नहीं कर सकते। सपोज हमें जो है मनी चाहिए, हमें क्या चाहिए, किसी चीज को खरीदना है हमने तो हमें मनी चाहिए, अगर किसी चीज को बेचना है तो हमें मनी मिलेगी। तो वो सारा काम जो करती है वो मनी करती है। अब मनी के भी टाइप्स होते हैं, जो कुछ एक टाइप्स होते हैं उसी में मैं बता दूंगा आपको कि टाइप्स ऑफ मनी क्या होते हैं। फर्स्ट वन इज द ट्रेडिशनल, इसको हम बोलते हैं परंपरागत। क्या बोलते हैं? परंपरागत मनी, यानी जो मुद्रा का पुराना प्राचीन जो रूप था, जो अर्लियर टाइम के अंदर था, जब जिस टाइम जो था, आजकल की जो मॉडर्न जो मनी है वो नहीं होती थी। उस परंपरागत मनी के अंदर क्या था? परंपरागत जो मनी थी उसके अंदर क्या होता था? उसमें सिक्के होते थे, कॉइन्स होते थे, सिक्के चलते होते थे, या उसके अंदर आभूषण चलते थे, या उसके अंदर जो अनाज था वो चलता था। अनाज के बदले में लोग एक चीजों को दूसरी चीजों की सहायता से बदलते थे, या उसमें जो थे मनके वगैरह चलते थे, मोती वगैरह जो मनके वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें जो थी वो पुराने टाइम की चीजें थी जिनकी सहायता के साथ जो थे लोग एक स्थान से दूसरे, एक चीज को दूसरी चीज के साथ बदलते थे। तो वो ट्रेडिशनल यानी परंपरागत तरीका जो था वो मनी का था। इस मनी की सहायता से लोग वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। सपोज किसी व्यक्ति के पास सिक्के हैं, सिक्के देकर वो कोई चीज खरीदता था, या अनाज था तो अनाज देकर किसी चीज को वो खरीदता था। आजकल के टाइम जो है वो मॉडर्न टाइम है, आधुनिक जो मनी है वो कौन सी मनी है? इसके अंदर भी आजकल क्या आता है? सिक्के आते हैं, इसके साथ नोट भी आते हैं। कौन से आते हैं? नोट जो आते हैं। या इसके साथ आजकल बैंक के अंदर जो होता है ड्राफ्ट वगैरह कटवाते हैं लोग, ड्राफ्ट है, चेक है, या आजकल जो होता है ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू जो होती है, आजकल ऑनलाइन बैंकिंग भी चल रही है। ये मॉडर्न टाइम की करेंसी है जो आजकल जो है चल रही है। तो मुद्रा की अगर मैं बात करता हूँ, मनी की बात करता हूँ, तो एक ट्रेडिशनल मेथड होता है परंपरागत, जिसमें पुरानी जो मुद्रा होती थी, सिक्के, आभूषण, अनाज, मनके, इनकी सहायता से वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। आजकल जो मॉडर्न में चल रही है वो आधुनिक करेंसी चल रही है, उसमें सिक्के भी आते हैं, उसमें नोट भी आते हैं, बैंक ड्राफ्ट भी आते हैं, चेक भी आते हैं, और ऑनलाइन बैंकिंग भी आ रही है उसके अंदर। तो ये थे टाइप्स ऑफ मनी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि पुराने टाइम के अंदर किस तरह से लोग जो थे वो वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे, किस तरह से वो चीजों को खरीदते बेचते थे। जब मनी जो थी इंट्रोड्यूस नहीं थी, मनी थी ही नहीं, उस टाइम कैसे लोग करते थे? तो उस सिस्टम को क्या कहा जाता था? उस सिस्टम को कहा जाता था बार्टर सिस्टम। क्या कहा जाता था? बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम क्या होता है? मीन्स क्या होता है इसका? इसको हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मीन्स होता है इसका आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। मीन्स पुराने टाइम में लोग किस तरह से वर्किंग करते थे। देखिए सपोज इसका एक सिंपल से उदाहरण है कि उस टाइम मनी नहीं होती थी
तो लोग क्या करते थे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे अपनी चीजों को खरीदने बेचने के लिए। सपोज अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास क्या था, मान लीजिए कोई किसान है और उसके पास अनाज है, मान लीजिए उसके पास अनाज है और वो भी गेहूं है, ठीक है जी, व्हीट है उसके पास। इस गेहूं को उसने बेचना है, लेकिन बदले में उसको क्या चाहिए, गेहूं के बदले में उसको कपड़े चाहिए। क्या चाहिए, कपड़े चाहिए, यानी क्लोथ्स चाहिए उसको। तो वो क्या करता था, अपने गेहूं को बेचने के लिए वो क्या करता था, पूरी मार्केट के अंदर जाता था। बाजार के अंदर एक मार्केट लगी है, मार्केट के अंदर जाता था। मार्केट के अंदर क्या होते थे, अलग अलग शॉप्स है, वहां पर कोई अनाज खरीद रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, तो अलग अलग शॉप्स लगी है यहाँ पर सारी। अब ये व्यक्ति जो है वो अनाज बेचना चाहता है, लेकिन बदले में क्या चाहता है, कपड़े, क्योंकि उस टाइम मीडियम मनी नहीं था, थिंग्स थी, और थिंग्स के बदले में ही थिंग्स मिलती थी। तो उस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या था, इसको अनाज बेचना है लेकिन कपड़े खरीदने हैं, तो ये मार्केट के अंदर हर जगह जाएगा, हर दुकानदार के पास जाएगा जिसको अनाज खरीदना है। लेकिन होगा क्या, बदले में जो कपड़े बेचता है, सपोज ये इस व्यक्ति के पास गया, इसने अनाज तो खरीदना है लेकिन इसके पास बेचने के लिए कपड़े नहीं है, जूते हैं, इसको जूते नहीं चाहिए, तो इसको नहीं बेचेगा। अगर जिस तरह से लगातार ये मार्केट के अंदर राउंड लगाएगा, जब इसका डबल कोइंसिडेंस मींस क्या होता है, दोनों की सहयोग जो होता है, दोहरा सहयोग जो होता है, दोनों की आवश्यकताओं का जब मिलेगा तभी वो इसका अनाज बिकेगा। मान लो उसको उस व्यक्ति की तलाश है जिसको कपड़े बेचने हैं लेकिन अनाज खरीदना है, इसको अनाज बेचना है लेकिन कपड़े खरीदने हैं। तो इस तरह से जब ये दोनों मिल जाएंगे तो ही चीज जो है वो इसका सौदा हो सकता है, इसका अनाज बिक सकता है और इसको कपड़े मिल सकते हैं। तो इस सिस्टम को क्या कहा जाता था, बार्टर सिस्टम कहा जाता था। ये तब चलता था जब करेंसी नहीं होती थी। इसको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बोला जाता है, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग बोला जाता है, क्योंकि इसकी सहायता से ही वस्तुओं का आदान प्रदान जो है वो होता है। ठीक है जी। तो इसके साथ साथ अब मैं आपको बात बताऊं, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है मोस्टली। नेक्स्ट इसके बाद मैं आपको सिस्टम बता रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग अब बैंक जो होता है, आपने बैंक के नाम सुने होंगे, आजकल मॉडर्न टाइम के अंदर आपने बैंक सुने होंगे। बैंक भी भारत के अंदर बहुत सारे बैंक हैं, अलग अलग प्रकार के बैंक हैं। अब बैंक के अंदर आप सोचते होंगे कि बैंक की इनकम क्या होती है, बैंक क्या करता है, बैंक हमसे पैसे जमा करवाता है, डिपॉजिट करवाता है। अब जो डिपॉजिट करवाता है उसको क्या बोला जाता है, उसको जमा करता बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिपॉजिट्स। क्या बोलते हैं उसको, डिपॉजिट्स, यानी जमा करता बोलते हैं। और एक बैंक होता है जो किसी को उधार देता है, उसको क्या बोलते हैं हम, उधार करता। क्या बोलते हैं, उधार करता, जो उधार लेते हैं, यानी बोरोवर्स होते हैं। अब जमा करता क्या करता है, जमा करता बैंक के अंदर अपनी एक्स्ट्रा पूंजी जो सेविंग्स होती है उसकी, हर आदमी के पास सेविंग्स होती है, अपने अपने वर्किंग के अकॉर्डिंग लोग जो है सेविंग करते हैं। और सेविंग करने के बाद सेफेस्ट प्लेस की बात करूं मैं, तो बैंक में जमा जाकर करवाते हैं। तो बैंक क्या करता है, इस जमाकर्ता को इसके पैसे के ऊपर जितने पैसे जमा करवाता है, जमा वो करंट खाते में भी करवा सकता है, वो सेविंग खाते में करवा सकता है, वो एफडी करवा सकता है, वो अलग अलग मैटर है। तो जमाकर्ता को बैंक जो होता है कुछ एक इंटरेस्ट यानी ब्याज दर जो है वो देता है। अब ब्याज दर जो होती है वो अलग अलग होती है, ड्राफ्ट के ऊपर, उसके ऊपर अलग होती है, एफडी के ऊपर होती है, करंट खाते के अंदर अलग होती है, आरडी के अंदर अलग होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। तो इसको ब्याज दर देगा, जो भी ब्याज दर देगा। अब उधार सपोज किसी व्यक्ति को नीड्स है पैसे की, चाहे वो कोई किसान है, चाहे कोई व्यापारी है, चाहे कोई भी मझोला जो भी व्यक्ति है, तो उसको पैसे की जरूरत है, वो बैंक से उधार लेता है। अब बैंक क्या करता है, उधार देने वाले से ब्याज लेगा, ब्याज दर जो होता है वो लेगा। इसको तो बैंक जो होगा वो देगा, लेकिन इससे ब्याज लेगा, यानी लेगा ब्याज जितना होगा। अब बैंक की इनकम की मैं बात करता हूं, तो बैंक की इनकम क्या है, बैंक क्या करता है, बैंक की इनकम ये रहेगी कि इसके अंदर जो ब्याज दिया है, सपोज जमाकर्ता को मान लीजिए ब्याज 3% पर ब्याज दिया है, इसने जमाकर्ता को 3% ब्याज दे रहा है मान लीजिए, तो उधारकर्ता से 4% वसूल कर रहा है। तो बैंक की इनकम क्या होगी, बैंक की इनकम होगी टोटल 4 - 3 बराबर 1%। इस 1% से बैंक अपने कर्मचारियों की सैलरी निकालता है, अपने खर्चे निकालता है। ये सारा सिस्टम जो होता है वो बैंक का होता है। इस तरह से बैंकिंग की वर्किंग होती है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं कुछ बता रहा हूं आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर के अंदर आता है कि बैंक जो होता है अपने पास डेली का, आपने देखा होगा बैंक के अंदर आप जाते हो, बहुत बार भीड़ लगी होती है, लोग जमा भी करवा रहे हैं, निकलवा भी रहे हैं पैसे, लेकिन बैंक के पास क्या होता है, बैंक अपने पास टोटल जितना भी कैश आता है डेली का, उस कैश का कितने प्रतिशत अपने पास रख पाता है, उसका टोटल बैंक जो है 15% रखता है अपने पास। रेस्ट ऑफ दी उसको जो है बाकी जितना भी बच गया 85% वो उसको डिपॉजिट करवाना होता है डेली का आरबीआई की ब्रांच में। जितने भी आरबीआई
भारत के अंदर मेजर जो बैंक है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई है। आरबीआई की ब्रांच के अंदर जो है उसको वो पैसा जो है जितना बच गया था वो 85% जो उसकी डेली की जो जमा पूंजी थी उसका 85% उसको बैंक में जमा करवाना पड़ता है। बाकी जो 15% बचता है ये 15% किस लिए रखता है बैंक? ये इसलिए रखता है ताकि जिस इंसान ने पैसे जमा करवाए हैं उसको जरूरत है तो बैंक उसको पैसे निकलवा के दे सकता है। इसलिए बैंक डेली का अपने पास जो होता है टोटल डिपॉजिट का 15% जमा करवाता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आता है कि बैंक जो है अपने पास कितने पैसे रख सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह जो है बैंक जो है अपने पास डेली की बचत का अपना 15% जो है 15% जो है वो रख सकता है। अब इसी के अंदर एक चीज और आती है, आपको क्वेश्चन आता है कि एक डेबिट होता है ऋण, उसमें भी मैं आपको बता दूं कि क्या होता है ऋण। ऋण यानी डेबिट, ये क्या होता है? डेबिट जो होता है ऋण होता है जब कोई व्यक्ति उधार लेता है बैंक से। अब उधार बैंक किन किन को देता है ये भी आप एक अलग चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि ऋण किन कंडीशंस पर दिया जाता है और कैसे दिया जाता है। तो डेबिट जो है, डेबिट उधार जो है, ये ऋण जो होता है जब हम कोई बैंक से किसी से पैसे उधार लेते हैं उसको ऋण बोला जाता है यानी डेबिट बोला जाता है। अब ये ऋण जो होता है वो बैंक देता है। बैंक क्या होता है? ऋण के भी 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ ऋण, टाइप्स ऑफ डेबिट जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। ऋण के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है फॉर्मल होता है और दूसरा होता है इनफॉर्मल। अब इसमें से डिफरेंसेस होता है। फॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल होता है अंडर कंट्रोल द गवर्नमेंट, यानी जो बैंक होते हैं, जो सरकारी जो समितियां होती हैं, चाहे वो बैंक है चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, जो भी सरकारी संस्था होती है, वहां से अगर हम कोई भी ऋण लेते हैं तो वो ये बैंक है चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, जो भी है, वहां से अगर हम बैंक ऋण लेते हैं तो उसको फॉर्मल सेक्टर्स ऑफ डेबिट बोला जाता है, इनफॉर्मल सेक्टर का डेबिट होता है वो। इनफॉर्मल होता है जब हम अपने किसी रिलेटिव से, किसी भी कोई रिश्तेदार इत्यादि से, रिश्तेदार से लेते हैं, किसी जमींदार से लेते हैं, किसी साहूकार से लेते हैं, ये हम किसी भी ऐसे इंसान से लेते हैं जो हमारा लोन भी हो सकता है, रिश्तेदार, फ्रेंड सर्कल, किसी से भी हम लेते हैं, वो इनफॉर्मल होता है। और फॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल होता है बैंक इत्यादि से जब हम लेते हैं। अब इसमें भी डिफरेंसेस होता है कि बैंक इत्यादि से जो लेते हैं उसमें डिफरेंसेस क्या होता है। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ डेबिट। जो ऋण जो हम लेते हैं, जो लोन हम लेते हैं, उसमें क्या होता है? तो इसमें डिफरेंसेस ये रहता है कि फॉर्मल जो है बैंक से हम लेते हैं, इसके लिए क्या होता है? कोलेटरल के रूप में, यानी किसी चीज सबूत के तौर पर बैंक जो है कोई न कोई चीज गिरवी रखवाता है। एक तो कोई न कोई चीज जो होती है वो चाहे गाड़ी की आरसी, आपकी मकान की रजिस्ट्री है, या कोई आपके पास प्लाट पड़ा है उसकी रजिस्ट्री है, कोई न कोई चीज या ज्वेलरी आपकी कुछ ना कुछ गिरवी रखवाएगा बैंक। प्लस में एक गारंटी लेता है किसी भी एक व्यक्ति की जो बैंक में जिसका खाता पहले से चल रहा है, जो आपको जानता है और बैंक भी उसको जानता है, दूसरी गारंटी भी लेता है। सेकंड थिंग, यहाँ पर एक फायदा ये रहता है कि हमें जो इंटरेस्ट रेट होता है, जो ब्याज दर होता है, वो काफी लो होता है, वो कम होता है। तो इसकी प्रक्रिया काफी लंबी होती है, लंबी प्रक्रिया होती है इसमें, क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाता है। जब भी हम लोन लेते हैं बैंक से तो बैंक जो होता है पूरी कागजी कार्रवाई करके, पूरी प्रक्रिया करके इसको करता है, तब जाकर हमें लोन मिल पाता है। इनफॉर्मल का क्या होता है? इनफॉर्मल हम अपने रिश्तेदार से, जमींदार से, साहूकार से, मित्रों से, किसी से भी ले सकते हैं। इसके अंदर सबसे नुकसान बड़ा क्या होता है? इसमें ब्याज दर जो होता है वो ज्यादा होता है, ये नुकसान होता है इसमें। लेकिन इसके अंदर जो होता है लोन बहुत जल्दी मिल जाता है, हाथों हाथ मिल जाता है, कोई लंबी प्रक्रिया नहीं होती, कोई कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ती। थोड़ा बहुत अगर कोई साइन करवाता है तो वो साइन करवा सकता है अपने, बाकी ज्यादा लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं होती। तो ये क्वेश्चन था इसके अंदर के फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ डेबिट के लोन्स के क्या डिफरेंसेस होता है इसके अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का और ये मोस्टली पेपर के अंदर आता है। अभी मैं डेब्ट के बारे में बात कर रहा था कि डेब्ट क्या होता है? ऋण जो होता है, जो हम लेते हैं, लोन लेते हैं, जो उधार लेते हैं, उसको डेबिट बोलता है। अब कई बार क्या होता है, कई व्यक्ति ऐसी स्थिति के अंदर आ जाते हैं कि वो बैंक से लोन उठा लेते हैं, लेकिन लोन को रीपे करना वो बड़ा मुश्किल टास्क हो जाता है उनके लिए।
मुश्किल हो जाता है उसको दोबारा से भरना, उस लोन को भरना। ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या करता है, कहीं न कहीं से और उधारे पैसे लेता है, फिर किसी और से उधारे लेता है, फिर किसी और से उधारे लेता है। जब ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति आ जाता है तो आने के बाद क्या करता है, वो उस ऋण को उतार नहीं पाता, उसको रीपे नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है, इस स्थिति को क्या बोला जाता है, जब कोई ऐसा व्यक्ति इस प्रकार की सिचुएशन में आ जाता है, इसको डेबिट ट्रैप बोला जाता है, यानी ऋण जाल। क्या बोलते हैं इसको, ऋण जाल, डेबिट ट्रैप। क्या बोलते हैं इसको, डेबिट ट्रैप यानी ऋण जाल। ऐसी स्थिति के अंदर जब एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि उसको लोन को रीपे करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो रीपे नहीं कर पाता, तो जब रीपे नहीं कर पाता तो ये स्थिति ऋण जाल की कहलाती है, डेबिट ट्रैप कहलाता है। और इसी डेबिट ट्रैप में व्यक्ति क्या करता है, या तो फिर वो ऋण को उतारने के लिए क्या करेगा, अपनी जमीन जायदाद जो भी उसके पास प्रॉपर्टी है उसको सेल करेगा, उसको सेल करने के बाद उतारेगा, या फिर वो क्या करेगा, वो सुसाइड करेगा, या तीसरा ऑप्शन होता है कि वो उस एरिया को छोड़कर भाग जाए। तो ये तीन ऑप्शन होते हैं यहाँ पर, या तो वो अपना सामान कोई भी बेचकर जो भी वस्तु उसके पास है उसको चुकता करे, या फिर वो करेगा डेबिट ट्रैप में उसके अंदर जो है सुसाइड करेगा, या फिर वो क्या करेगा, उस जगह को छोड़कर भाग जाएगा। तो डेबिट ट्रैप में भी बहुत मुश्किल से आती है कि किसी भी इंसान को अगर वो कोई ऋण जाल में फंस जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डेबिट ट्रैप क्या होता है। अब इसी चैप्टर के अंदर एक क्वेश्चन आता है आपका कि आरबीआई जो है, व्हाट इज द रोल ऑफ आरबीआई। आरबीआई, इसका रोल क्या होता है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, ये अन्य बैंकों की, दूसरे जितने भी बैंक होते हैं उनकी गतिविधियों पर किस तरह से नियंत्रण रखता है, किस तरह से वर्किंग करता है। तो आरबीआई का मेन काम क्या होता है, आरबीआई हमारे इंडिया के अंदर मुख्य एक ब्रांच है जो करेंसी छापने का काम करती है और बाकी अन्य बैंकों को सुपरविजन भी करता है। अब सुपरविजन करने का मतलब क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है, चाहे अन्य बैंक जितने भी हैं, चाहे एसबीआई बैंक ले लीजिए आप कैनरा बैंक ले लीजिए, चाहे पीएनबी ले लीजिए, कोई भी बैंक ले लीजिए, ये सब अंडर कंट्रोल किसके होते हैं, आरबीआई के होते हैं। आरबीआई की वर्किंग क्या होती है, आरबीआई क्या करता है, आरबीआई इन बैंकों को मॉनिटरिंग करता है। मींस क्या करता है कि वो इन बैंकों का जितना भी लेखा जोखा होता है, जो डिपॉजिट होता है, जो डेबिट ये देते हैं, उसके बारे में इसके ऊपर सारी रिपोर्ट होती है इनके पास। दूसरी, ये उस चीज की भी रिपोर्ट लेते हैं कि बैंक जो है वो किसको लोन दे रहे हैं। सपोज लोन, अगर मैं बात करता हूँ लोन की, अब लोन किसको दे रहे हैं, देखिए हर आदमी आजकल जो हर बैंक जो होते हैं, हर बैंक के अंदर हर व्यक्ति को लोन देने की सुविधा है, लेकिन बहुत सारे बैंक क्या करते हैं, बड़े जो मनी लैंडर्स होते हैं या बड़े जो व्यापारी होते हैं उनको लोन देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आरबीआई कंट्रोल करता है उस चीज को कि लोन जो है वो चाहे वो मनी लैंडर है चाहे व्यापारी है, उसकी भी नीड से उसको भी दीजिए। अगर कोई मीडियम पर्सन है, कोई नौकरी पेशा आदमी है या कोई और है तो उसको भी दीजिए, या जो किसान है उसको भी दीजिए, या जो लोअर कैटेगरी के जो 4th क्लास के कर्मचारी होते हैं उनको भी लोन की जरूरत है तो उनको भी लोन दीजिए। ये आरबीआई सारी इन चीजों को कंट्रोल करता है कि इन सारी चीजों पर जो है लोन जो है वो हर इंसान को मिलना चाहिए, न कि पर्सनल किसी एक व्यक्ति को दे दिया जाए या किसी बड़े सेठ को दे दिया, बड़े जमींदार को दे दिया, नहीं। इन सारी चीजों पर कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। इस तरह से आरबीआई जो है इनके सारे लेखा जोखा जितना भी ये जमा करवाते हैं, जो देते हैं, उसके ऊपर नियंत्रण करता है। ये आरबीआई की मुख्य भूमिका रहती है। इसके अलावा आरबीआई नोट छापने का काम भी करता है। आगे जो चीज आती है उसके अंदर हम बात करते हैं मांग जमा की। अब मैं आपको बता दूं कि मांग जमा क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं मांग जमा। अब मांग जमा क्या होती है, मांग जमा होती है कि जब हम बैंक के अंदर जो पैसे हमने जमा करवा रखे हैं, जितने भी पैसे हमारे जमा है, डिपॉजिट है, उन पैसों को निकलवाना बैंक से थ्रू डिमांड करके, यानी कोई प्रपत्र वगैरह भरकर उसकी डिमांड के साथ हम उसको निकलवाते हैं। उस चीज को क्या बोला जाता है, उसको मांग जमा बोला जाता है। यानी कोई परफॉर्मा भरकर हम बैंक का जो भी परफॉर्मा होता है उस स्लिप को भरकर हम जो पैसे निकलवाते हैं उसको क्या बोला जाता है, मांग जमा बोला जाता है। इसी के अंदर आता है एक बार जो आता है चेक। आपको चेक के बारे में और बता दूं क्या होता है। आजकल जो ऑनलाइन जो इसके चेक के थ्रू जो होती है पेमेंट जो होती है वो की जाती है। मोस्टली बड़ी अमाउंट आजकल लोग जेब में लेकर नहीं घूमते, वो लोग क्या करते हैं, वो चेक के थ्रू दे देते हैं। मान लीजिए किसी को 2 लाख देने, किसी को 5 लाख देने, किसी ने, तो अपना बैंक का जो चेक बना होता है उस चेक के अकॉर्डिंग जो है काट कर दे देता है। किसके नाम दिया, उसका नाम लिख दिया, उसका अकाउंट नंबर लिख दिया, खुद का अकाउंट नंबर चेक के ऊपर होता है, साइन कर दिया, डेट डाल दी और उस डेट तक जो है बैंक से अपना
पैसा जो है वो निकलवा सकते हैं, तो ये चेक के थ्रू होता है। और तीसरा जो आता है वो आता है ड्राफ्ट, जिसको बोलते हैं हम। अब ड्राफ्ट क्या होता है? ड्राफ्ट मोस्टली ये बड़े यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल इत्यादि की जो फीस वगैरह भरनी होती है, तो ये ड्राफ्ट के थ्रू जो होता है लगभग मांगी जाती है। तो बैंक के अंदर जो होता है एक स्लिप होती है, उस स्लिप के अंदर जो होता है वो भरकर उसको भर दिया जाता है, और बैंक से जो होता है ड्राफ्ट कटवाकर उस यूनिवर्सिटी के नाम या उस कॉलेज के नाम जहां पर आपने फीस भरनी है वहां पर उसको सेंड कर दिया जाता है, फिर वो जो होते हैं निकलवा लेते हैं बैंक से। इस तरह से बैंकिंग जो होती है वो पूरी वर्किंग करती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का टॉपिक मनी एंड क्रेडिट समझ में आया होगा। इसमें भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।